बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है दरभंगा। और दरभंगा में आफरीन नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल के आसपास रही होगी, वो अपने भाभी का इलाज कराने के लिए उस हॉस्पिटल में जाती है। वहां उसे कई दिन रहना पड़ता है और इसी रहने के दौरान ही एक सफाई कर्मचारी, जिसका नाम रघुनंदन होता है, उससे उसको प्यार हो जाता है। इन दोनों की प्यार मोहब्बत कुछ इस कदर चलता है कि किसी ने इस बात की कल्पना नहीं करी थी। और जब लगभग इनकी प्यार मोहब्बत आगे बढ़ता है, तो इसके बाद फिर 1870 किलोमीटर दूर उस लड़के की लाश मिलती है, वो भी 7 टुकड़ों में मिलती है। पुलिस इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए तमाम प्रयास कर रही थी, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो गुमशुदा की तलाश हो, या फिर अलग अलग थानों में लिखी गई एफआईआर हो। लेकिन पुलिस को उस कातिल की तलाश थी कि आखिरकार कत्ल क्यों किया गया और क्यों इसके इतने सारे टुकड़े करे गए। लेकिन पुलिस की कोशिश उस वक्त नाकाम हो जाती है जब कोई सबूत ही नहीं मिलता। उस लड़के के हाथ पर लिखा हुआ था RA, और यहीं से इन दोनों नामों में से एक नाम में कातिल का नाम छुपा हुआ था। पुलिस ने उस कातिल को पकड़ा, गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये लाश इतनी दूर पहुंच कैसे गई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है दरभंगा, और दरभंगा का ही एक थाना लगता है मनीगाछी, और मनीगाछी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है कन्होनी। और दरअसल जितेंद्र पासवान, जो कि इसी गांव का रहने वाला होता है, इनका एक बेटा है जिसका नाम रघुनंदन पासवान होता है। उम्र उसकी 21 साल के आसपास होती है। 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वाकया हो रहा था। वो अपने बेटे को फ़ोन करता है और फ़ोन करके पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। और जो उसका बेटा होता है रघुनंदन पासवान, वो कहता है कि पिताजी, मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ। मैं अपने दोस्त से बात करके उससे फ्री होकर के तुरंत वापस आऊँगा और फिर आपसे बात करूँगा। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता को थोड़ी तसल्ली हो जाती है, क्योंकि बेटे की उनको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। इसके बाद फिर कई घंटे बीत जाते हैं और बेटे से फिर संपर्क नहीं हो पाता। दिन निकलता है, यानी कि 1 नवंबर 2024 आ जाता है। उसके बाद फिर जितेंद्र पासवान अपने बेटे रविंदर पासवान को फिर से फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद सुबह के 7 बजे के आसपास का वाकया था। जब फ़ोन कर रहे थे तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसका फ़ोन बंद होना ही पिता के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। रात बात हुई थी, लेकिन उससे फिर संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस दोस्त का नाम लिया गया था कि मैं उस दोस्त के पास जा रहा हूँ, उस दोस्त से भी संपर्क किया जाता है, लेकिन वो दोस्त तो साफ इनकार कर देता है कि मेरे पास तो रघुनंदन आया ही नहीं, तो फिर मैं कैसे कहूँ। वो बार बार रघुनंदन के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर रहा था। अब पिता और उसके जो माँ थी, वो अपने बेटे की तलाश करने के लिए दोनों दंपति इधर से उधर हर दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देती हैं। एक तारीख निकलती है, 2 निकलती है, 3 निकलती है, इस तरीके से 1 नवंबर की एक-एक तारीख निकलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है और आखिरकार घरवाले परेशान हो जाते हैं। उसने जिस इलाके में जाने की बात कही थी, जहाँ अंतिम लोकेशन बता रहा था, आखिरकार माँ और बाप दोनों उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं कि हमारा बेटा 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के बाद से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया है उससे। उसे आप लोग ढूंढ कर दीजिए, तलाश कर दीजिए। हमने ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर अपने बेटे को तलाश नहीं किया हो। पिता का रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार पिता और माँ परेशान थे, क्योंकि उन्हें बेटे की तलाश थी। इसी बीच में 11 नवंबर 2024 का ही ये दिन था। ये महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई, उसी का एक इलाका है गौरई, और गौरई के पास में शेफाली कैफ, और शेफाली कैफ के पास एक गांव लगता है बाबरपाड़ा। दरअसल बाबरपाड़ा के एक जंगल में एक जगह से दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध बहुत ज़्यादा बेहिसाब थी।
तो लोग थोड़ा परेशान थे उस दुर्घटना को लेकर के। 112 नंबर पर फ़ोन किया। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आकर के देखती है कि एक पॉलिथीन के अलग अलग पैकेट रखे हुए थे। 7 पैकेट होते हैं और 7 पैकेट के अंदर जब इन्हें खोला जाता है तो लाश के टुकड़े निकलते हैं। किसी के हाथ, किसी में पैर, किसी में सर, किसी में बाकी शरीर का हिस्सा। एक पूरी लाश थी जिसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये किसी युवक की लाश है। उम्र लगभग 21-22 साल के आसपास रही होगी। जितने भी आसपास के थाने होते हैं, थानों में वो फोटो सर्कुलेट कर ली जाती है। साथ ही जितने भी थाने होते हैं उन्हें ये सूचना दी जाती है कि आपके थाने क्षेत्र से कोई गुमशुदा हुआ है, कोई गायब हुआ है, तो उसके बारे में कोई जानकारी दे दीजिए, ताकि हम ये पता कर सके कि आखिरकार मामला क्या है। जिस जगह पर वो टुकड़े मिले थे उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, उन सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाता है और वहाँ एक ऑटो दिखाई देता है आता जाता, लेकिन नंबर कुछ साफ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए ऑटो वो आता है और वापस चला जाता है, तो उससे लग रहा था कि शायद इस लाश को ऑटो के माध्यम से फेंका गया है। इसे ये भी पता चल रहा था कि जो लाश जिसकी भी है वो कोई बहुत बड़ा नहीं, एक सामान्य से परिवार से बिलोंग करता है। एक तरफ पुलिस एक लाश मिली है, 7 टुकड़े मिले हैं, उसके कातिल को तलाश कर रही थी। एक तरफ माँ और बाप है, वो अपने बेटे को तलाश कर रहे थे। इसी बीच में एक कांस्टेबल, एक सिपाही कहता है कि बाबूजी, आप अपने बेटे को जो ढूंढ रहे हैं, एक सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। आप इस फ़ोटो को देख कर के बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बेटा हो। 7 अलग अलग टुकड़े होते हैं। उन 7 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ऐसा भी था शरीर का, उस टुकड़े पर लिखा हुआ था बड़े से अक्षरों में आर्य। और जब आर्य लिखा होता है, उस आर्य को लिखा हुआ देख करके पिता कहता है ये तो मेरा बेटा है। जैसे ही पुलिस वाले ने ये कहा कि तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है, तो उसने कहा कि जी इस पर आर्य लिखा हुआ है। अब आर्य के बारे में पूछा जाता है कि क्यों ये, तो उसके लड़के का नाम रघुनंदन पासवान होता है, लेकिन आर्य क्यों लिखा हुआ है। फिर ए के पीछे की वो कहानी जब वो अपना सुनाता है, तो सुनाने के बाद फिर पुलिस वाले भी तंग रह जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है बिहार प्रदेश के जिला दरभंगा से। दरभंगा में एक हॉस्पिटल होता है। अब से 1.5 साल पुरानी ये बात है। जब ये लड़का उसमें सफाई कर्मचारी का काम कर रहा था, तब एक आफरीन नाम की एक लड़की होती है। आफरीन एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि ए से हमने उसको जोड़ने की कोशिश की है। तो आफरीन अपने भाभी का इलाज कराने के लिए आती है और उसे उस हॉस्पिटल में रुकना पड़ जाता है अपने भाभी के देखभाल के लिए। जब भाभी के देखभाल के लिए वो वहाँ पर रुकना होता है, इसी बीच में एक लड़का है जिसका नाम रघुनंदन पासवान होता है। रघुनंदन पासवान इस हॉस्पिटल की साफ सफाई में हिस्सेदारी ले रहा था, अपना काम कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो लड़की उस लड़के को देखती है और देखते ही पहले नज़र में दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। लड़का उसके हॉस्पिटल में रहते हुए किसी न किसी रूप में मदद कर रहा था और ये मदद ही उसको अच्छी लग रही थी और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत लगातार बढ़ रही थी आगे, और जब बातचीत बढ़ रही थी तो वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। हालांकि इन दोनों के जो घर होते हैं एक दूसरे से लगभग 22 किलोमीटर का अंतर होता है, लेकिन ये दूरियां कोई ज़्यादा दूरियां नहीं थी। जब भी बात करने का मन करता था एक दूसरे को फ़ोन लगाते थे, फ़ोन पर बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन इस प्यार की भनक लड़की के परिवार वालों को लग जाती है। जैसे ही लड़की के परिवार वालों को इस प्यार की भनक लग जाती है, लड़की के परिवार वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं, इस बात का एतराज़ करते हैं, विरोध करते हैं, लड़की को भी डांटते हैं, टपकते हैं और कहते हैं कि आज के बाद उस लड़के से मिलने की कोशिश मत करना। उस लड़के को भी डांटा जाता है, फटकारा जाता है कि तुम उस लड़की यानी कि आफरीन से मिलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। दोनों परिवार आपस में ये बातचीत भी कर लेते हैं। इसके लिए बाकायदा पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि लड़का लड़की से मिलने की कतई कोशिश ना करे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब ये बात उसके पिता यानी कि रघुनंदन के पिता जितेंद्र को पता चलती है, तो जितेंद्र को थोड़ी तकलीफ होती है। ऐसा ना हो कि कोई बेटे को कोई नुकसान हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को बहुत दूर
यानी कि महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे। पुणे में उसको भेज देते हैं और पुणे में वो एसी का काम करने लगता है। एक एसी की कंपनी होती है, वहाँ पर वो अपना काम करने लगता है। लेकिन वो लड़का बीच बीच में उस लड़की से संपर्क साधने की कोशिश करता था। घर वालों को ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा न हो कि लड़की कहीं उससे फिर से बातचीत करना शुरू कर दे। इस लड़की का जो भाई होता है, जिसका नाम सप्तार होता है, सप्तार मुंबई में रह करके वो एक जगह पर काम करता है, जिसका बकरी का मीट वगैरह वहाँ पर बेचता है। उस इलाके का नाम है मीरा भयंदर। मुंबई में रहकर जो एक सितार होता है, बकरे का मीट वगैरह होता है, वो बेचता है, वही सब अपना कारोबार करता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी बहन को अपने पास मुंबई ही बुला लिया जाए। तो इसलिए वो अपने बहन को मुंबई में बुला लेता है। दरअसल पुणे में वो रहने लगता है और लड़की भी पुणे में मीरा भयंदर में रहना शुरू कर देती है। पिता अपने बेटे से ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई लम्हा नहीं था जब उस पर नजर नहीं रखता था। जितेंद्र पासवान अपने बेटे रघुनंदन से बार बार बातचीत करता था और पूछता था कि तुम कहाँ हो, ठीक हो। जब बेटा घर आ जाता था, सो जाता था, तो तसल्ली हो जाया करती थी उसको। 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास अपने बेटे से बातचीत करता है। तो बेटा कहता है कि मैं दोस्त के पास आया हूँ, यानी कि अंधेरी में वो पहुंचा हुआ था। जब अंधेरी की बात आती है तो वो आधे में संपर्क होता है, आधे में नहीं हो पाता, फोन उसका बंद आता है। पिता उसको अंधेरी, पुणे ऐसे कोई जगह नहीं थी जहाँ पर उस बेटे को तलाश ना किया गया हो। लेकिन बेटा मिलता नहीं है। आखिरकार लाश मिलती है और लाश के हाथ पर एक जो हाथ था उस पर आर्य लिखा जाता है। और ये आर्य की कहानी जब समझाई जाती है पुलिस को, तो पुलिस ने सप्तार की तलाश करना शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस 13 नवंबर 2024 को सत्तार नामक लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। मीरा भयंदर से गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में वो इधर उधर की कहानी बताना शुरू करता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो पूरे राज खोल देता है। राज कुछ इस तरीके से खोलता है कि इस लड़के ने, यानी कि रघुनंदन ने, इस लड़की से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की का नंबर जो था वो बंद हो चुका था। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद लड़की के भाई सत्तार को ही फोन मिला दिया और सत्तार से बातचीत की। सत्तार ने कहा, तुम परेशान क्यों होते हो। लड़की को फोन दे देता है। उस लड़की से कहता है कि तुम उस लड़के को अपने पास बुला लो। यानी कि 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास वो अपने दोस्त के घर नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका, जिसका नाम आफरीन होता है, उसी के घर पहुंच जाता है, उसी के भाई के पास पहुंच जाता है। जैसे वो पहुंचता है तो उसे कोई ऐसा माहौल लग ही नहीं रहा था कि उसकी ज़िंदगी की ये आखिरी रात होगी। वहाँ बैठते हैं, आराम से बैठ के शराब पीते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में शराब पी लेता है रघुनंदन, तो उसको फिर उल्टियाँ आने लगती हैं। उल्टियाँ आने के बाद उसे कहा जाता है कि तुम जाके इत्मीनान से सो जाओ। उसे वो सुला देता है और सत्तार बैठा हुआ अकेले ही शराब पी रहा था। जब वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है तब उसे गुस्सा आता है और उसे कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे घर पर भी चलाया मेरे बहन से मिलने के लिए। इसलिए जिस बकरे को वो अलग अलग बकरे को जिस हथियार से, जिस चाकू से वो काटता था, उसी चीज़ से उसने उस लड़के के अलग अलग हिस्से कर दिए, टुकड़े कर दिए। अब वो सोचने पर मजबूर हो गया कि ये लाश के टुकड़े कहाँ ठिकाने लगाए। तभी उसे ध्यान आता है कि क्यों ना इसे पॉलीथीन में पैक किया जाए। और उसके बाद एक पेंट की बाल्टी थी, 4 बाल्टी थी, उन पेंट के 4 बाल्टियों में उसके लाश के टुकड़े को वो रखता है, पैक करता है। और पैक करने के बाद ऑटो वालों से कहता है कि भाई मुझे कुछ कहीं जाना है, थोड़ा दूर जाना है, मुझे क्या तुम छोड़ दोगे। ऑटो वाला आता है, पैसे तय होते हैं और पैसे तय होने के बाद उसे वो गोराई क्षेत्र का, वो बोरीवली पश्चिम में एक पड़ता है, वहाँ पर एक गोराई है और गोराई में शेफाली है और शेफाली के पास एक गांव लगता है बाबरपाड़ा। वहाँ पर वो 4 बाल्टियाँ जो होती हैं पेंट की, उन 4 बाल्टियों को लेकर के वहाँ चला जाता है। और जब उसे उतार करके वो ऑटो वाला वहाँ से आराम से निकल जाता है और इन लाश के टुकड़ों को वो उस बाबरपाड़ा के जंगल में फेंक देता है। ये 1 नवंबर 2024 के सुबह में इसने ये काम किया था।
आराम से काम करके वो अपना यहाँ से निकल जाता है। उधर तो लड़के के परिवार वाले अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, इधर वो लाश को ठिकाने लगा करके इत्मीनान से सो जाता है। उसे ये लग रहा था कि शायद अब इस कत्ल का कभी खुलासा नहीं होगा। अगर खुलासा करने की पुलिस कोशिश भी करेगी तो लाश कभी मिलेगी नहीं। लेकिन वो नहीं जानता था कि कत्ल करने का शायद कितना भी नया तरीका क्यों ना हो, लेकिन कातिल कोई ना कोई राज छोड़ देता है। और इसमें राज छुटा था उसके हाथ पर लिखे हुए आर्य। आर से तो बनता है रघुनंदन और ए से उस लड़की का असली नाम था, जो कि हमने अपनी कहानी में काल्पनिक नाम लिया हुआ है बार बार। आखिरकार पुलिस ने उस लड़के को, यानी कि जो आरोपी होता है सत्तार, उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। जो लड़की है, लड़की अपने परिवार के साथ वापस पहुंच जाती है। अब शायद सत्तार की जिंदगी पूरी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी और लड़की जो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लड़के को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, दोनों में से कोई मान नहीं रहा था और उसके परिवार से उनका बेटा छूट जाता है, जो शायद अब कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते इटावा के रहने वाले नरेंद्र सिंह प्रिंस कश्यप हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।